लड़का था और एक लड़की थी, दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। ये थी गर्लफ्रेंड उसकी और ये था उस लड़की का बॉयफ्रेंड। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक बार इस बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो गई और गर्लफ्रेंड ने बोला निकल जा मेरे घर से, और बॉयफ्रेंड ने बोला ठीक है मैं जा रहा हूं। मैंने आपको बोला कि मेरे भाई परसों तेरा पीटीएम है। अब हो सकता है कि तुझे इस बात से इतनी फर्क या इतनी परवाह ना पड़ी हो कि परसों तेरा पीटीएम, लेकिन जैसे ही तूने दिमाग में सोचना शुरू किया तुझे समझ आया भैया पेपर तो बहुत बेकार गए, मार्क्स तो बेकार आए, ये पाप का घड़ा भर चुका है। मुझे इतना भी परेशान मत कर कि मैं हाथ उठा दूं तेरे ऊपर। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सभी बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूं। आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले बेटे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स करने वाले हैं। अगर आप लोगों के फाइनल्स में बिल्कुल कम टाइम बचा है तब भी मैं आप लोग के साथ हूं, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये लेक्चर करने के बाद आपको कभी भी कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। ना आपकी एनसीईआरटी, ना आपका कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल, ना थियरी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यार ये एक वन शॉट है, आप पहले इसको एंजॉय करो, फिर सारी बातें बाद में करेंगे। चलिए यार शुरुआत करेंगे बेटे। सबसे पहले पहले एक क्विक रिव्यू की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आपका टर्म 2 जब होने वाला है बेटे, तो उसके अंदर करीब करीब ये आपका 5 नंबर के आसपास आएगा। ये आपका इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, और उसके साथ साथ में पॉइजन्स रेशियो, ये सब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं बेटे। इतने ज्यादा मजे आएंगे आपको कि आपको ऐसा फील होगा कि बिल्कुल ही हम ऑफलाइन में आमने सामने बैठे हैं। बस अपनी कॉपी पेन साथ में लेके रखिएगा। और हां, एक और चीज, अगर आप में से सभी बच्चों को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको ये फाइल सीधा सीधा भेज दूंगा, और इसके साथ साथ जो भी और मटेरियल है आपके फाइनल्स तक मेंटोरशिप के साथ हर एक चीज के लिए आई विल बी देयर। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज, लास्ट चीज, दैट इज माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन जॉइन दिस आल्सो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बच्चों शुरुआत करते हैं यार, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहले बेटे हम लोग बात करते हैं रिजिड बॉडीज की। सर रिजिड बॉडी क्या होता है? देखिए, फिजिक्स कहता है कि कोई भी एक ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की अगर ये पहले पोजीशन है तो वही की वही रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है ना? वो उसका कुछ डेफिनेट साइज होता है, कुछ डेफिनेट शेप होता है, कुछ डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए इन रियल लाइफ, देखो फिजिक्स में हम आइडियल चीजों को अक्सर पढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर मैं आइडियल में, अगर मैं एक रियल लाइफ में देखूं तो कोई भी ऐसा सॉलिड बॉडी मेरे पास है ही नहीं जो परफेक्टली रिजिड हो, यानी उसके ऊपर अगर मैं कोई फोर्स लगाऊं और वो रिमूव करूं तो वो उसका साइज शेप बिल्कुल सेम का सेम रहे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब कहीं ना किसी केस पर तो बॉडी आपकी आपका क्या कहते हैं, स्ट्रेच होगी, कंप्रेस होगी, उसमें एक्सटेंशन आएगा, ये सब चीजें। अब ध्यान से देखना बेटे, हमको एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स बेटे जब हम ये किसी भी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो ये उस बॉडी का साइज और शेप चेंज करता है, और इस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स के नाम से जानते हैं बेटे। ध्यान से देखिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई नीड ही नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, साथ साथ नोट करना है आपकी मर्जी है बेटे। देखिएगा, एक टर्मिनोलॉजी है इलास्टिसिटी बेटे। अब देखिए, आपने बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया विच इज डिफॉर्मिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो उस बॉडी का साइज शेप चेंज कर रहा है। आपने जैसे ही वो फोर्स को हटाया बेटे, तो बॉडी वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ गई। ऐसी बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ध्यान से देखना बच्चे, जैसे रबर है, अब आप रबर को खींचते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा किस तरीके से रबर एक आइसोमर है बेटे, तो वो हम बाद में देखेंगे। मगर फिलहाल, अब क्योंकि मैंने कहा कि भाई फिजिक्स में परफेक्ट वाली चीज तो कोई है ही नहीं, तो क्या हमारे पास कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगा? देखो बेटे, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही आपने उसको रिमूव किया। अगर बॉडी ऑन द स्पॉट अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ गई, जस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट ऑन द स्पॉट, ऐसी बॉडी को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। मगर अभी मैंने बोला कि फिजिक्स में आइडियल चीजें पढ़ते हैं, कोई भी चीज परफेक्ट हो ये बड़ा मुश्किल है।
भाई घरों में ये बोला जाता है कि हमको सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए, हाँ कि ना, मगर क्या मिल पाती है? नहीं मिल पाती। कमेंट करिएगा अगर मिलती है तो, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं बेटे, तो नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो है, अगर हम बात करते हैं बच्चे, नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, दैट इज क्वार्ट्ज फाइबर। बेटे क्वार्ट्ज फाइबर क्या होता है, इसके बारे में जरा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम चीजों को आगे कर सके। मुझे ये आइडिया लगता रहेगा कि भैया तुम पढ़ रहे हो टाइम टू टाइम, है ना, सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है। देखो भैया, प्लास्टिसिटी क्या होता है? सर अगर मैंने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और वो बॉडी फोर्स हटने के बाद अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में नहीं आ पा रही है, तो ऐसी बॉडी को, ऐसी चीजों को मैं प्लास्टिसिटी कहता हूं बेटे। ऐसे को मैं क्या बोलूंगा बच्चे? प्लास्टिसिटी बोलूंगा। मतलब ऐसी बॉडीज को प्लास्टिक बॉडी बोलूंगा और इस फिनोमेना को प्लास्टिसिटी बोलूंगा। जैसे च्युइंगम, आपने चबाया, वापस अपनी जगह पे वो नहीं आ सकता बेटे। सर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? अगर आप फोर्स हटा देते हैं तो वो बिल्कुल ही टेंडेंसी नहीं रखता है अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आने की, उसको हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। जैसे पुटी, पुटी जानते हैं, जैसे आपका जो पीयूपी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो बनता है, ठीक है ना, या फिर आप देखो पैराफिन वैक्स हो गया, ठीक है ना, ये सब चीजें जो है ये परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। शुरुआत में कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ती है, चैप्टर बहुत आसान है लेकिन बहुत मजेदार चैप्टर है, तो आपको मजा आएगा। देखना बच्चे, हमने लिखा है इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस। देखिए कोई भी एक सॉलिड है, उसके अंदर पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है। मैं आज आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं बेटे। आज के बाद कभी भी अगर आपके पास इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कोई पूछता है 11th में, 12th में, कॉलेज में, तो आप ये जरूर बताएंगे। ध्यान से देखना बच्चे, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है मेरे भाई, ये दो प्रकार का है, ये दो तरीके का है बेटे। एक इक्विलिब्रियम बच्चे स्टेबल होता है और एक इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। अब आपको दो चीजें मैं जरूर बताऊंगा मेरे भाई। कौन सी दो चीजें बेटे? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है बेटे, तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, वो आपकी मिनिमम होती है, वो आपकी मिनिमम होती है। 12th में ये आप बार बार पढ़ेंगे मेरे साथ। और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बच्चे, तो ऐसे कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो मेरी होती है वो मैक्सिमम होती है। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा समझो बेटे कि अगर कोई पार्टिकल है, मैंने उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटाया, तो वो वापस अगर तो आना चाहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर तो नहीं आना चाहेगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाता हूं। एक वो आता है ना, क्या कहते हैं वो, कोई वेब सीरीज थी फ्लेम्स करके, ठीक है ना, तो फ्लेम्स में मैंने ये देखा था एग्जाम्पल सेम, तो वहां से मैंने चुरा लिया, सोचा आपको बता देता हूं। ध्यान से देखो भैया, देखो एक लड़का था और एक लड़की थी, दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। ये थी गर्लफ्रेंड उसकी और ये था उस लड़की का बॉयफ्रेंड, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि एक बार इस बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो गई और गर्लफ्रेंड ने बोला निकल जा मेरे घर से, और बॉयफ्रेंड ने बोला ठीक है मैं जा रहा हूं। लेकिन कुछ टाइम बाद बॉयफ्रेंड के होश ठिकाने आ गए और वो एक्चुअल में वापस आ गया अपनी घर पे, ठीक है सर। एक बार फिर से लड़ाई हुई, यहां आने के बाद फिर वो वापस अपनी जगह पे आ गया। मानसिक संतुलन ठीक है इसका, अपनी जगह से जैसे ही हिलाते हैं वापस अपनी जगह पे आ जाता है। बोले तो बॉयफ्रेंड क्या हुआ भाई? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अले हाँ ना बोले यार सर, बात तो मजे की है सर। अब ध्यान से देखो भैया, ये है उसकी गर्लफ्रेंड। एक दिन इसने सोचा मैं लड़के देखता हूं इससे, हो गई जी लड़ाई। गर्लफ्रेंड ने बोला जा रही हूं मैं, इसने बोला जा कोई बात नहीं, क्योंकि इसको तो पता है कि ये वापस आ जाएगी। मगर इस बेचारे को ये क्या पता था कि उसका तो कोई और भी इंतजार कर रहा है। बेटे वो वापस पलट कर आई नहीं, ये आया मेरे पास और आंसू की धारा बहाने लगा।
भाई साहब जब अपनी जगह से डिस्प्लेस किया और वापस आने की इच्छा नहीं है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। बोल हर हर महादेव। अरे हाँ या ना बोल यार, आज के बाद भाई तू ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा भाई। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो सर इलास्टिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रिंग बॉल मॉडल पढ़ने से पहले ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात पढ़ते हैं बेटे। ध्यान से देखना बच्चों, हो क्या रहा है यहां पर। अगर आप देखते हैं बेटे तो मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स है। देखो यहां पर दो, भाई ये पूरा एक पूरा जो है ना ये सॉलिड है भाई, और इस सॉलिड के अंदर ये मेरे पास पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। इनको मैंने कैसा दिखाया है? स्प्रिंग बॉल मॉडल से। बॉल का मतलब है मॉलिक्यूल्स और स्प्रिंग का मतलब है कि एक दूसरे को इन्होंने कुछ फोर्सेस के साथ बांधे रखा है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक भैया? ठीक सर। सर देखो सर ये अब सर इक्विलिब्रियम में है सर। सर ये इक्विलिब्रियम में है सर। सर इस डिस्टेंस को आर नॉट बोलते हैं, समझो भाई। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक डिस्टेंस दिख रहा है बच्चे, ये आर नॉट डिस्टेंस पर बेटे इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम बोले तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है मेरे भाई। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स का अगर आपको कभी ग्राफ बनाना हुआ बेटे तो दोबारा समझो आप, आर नॉट एक दूरी है बेटे, उस दूरी पर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी मेरे भाई मिनिमम बनेगा। हमने कहा ठीक बात है सर, ये तो मजे आ गए सर। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, जरा ध्यान से देखो। जैसे ही मैं क्या करने वाला हूं बेटे, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला हूं मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं इसको अपनी जगह से खींचने वाला हूं, मानी डिस्टेंस बढ़ाने वाला हूं। तो मैं जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाऊंगा बेटे, ये मुझको क्या बोलेगा? ओ भाई मेरे को वापस अपनी जगह पे जाना है मेरे भाई, मुझे इक्विलिब्रियम में जाना है। मानी आप समझो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बेटे, वैसे वैसे मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब आपका स्टेबल से वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। समझे भैया? अब दूसरी बात यह हो गई मेरे भाई कि अगर मुझको इसको धक्का मारना है, कंप्रेस करूंगा तो डिस्टेंस कम हो रहा है। ये क्या कहेगा भाई? वापस लेके चल मुझको। अभी ये क्या करेगा? अभी ये रिपल्शन शो करेगा। ऐसे कंडीशन में भी जब कंप्रेशन होगा तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा बेटे आर नॉट से, वैसे वैसे मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है मेरे भाई ये आपकी बढ़ती जाएगी। बस एक चीज है बेटे, अगर मैं फोर्स के साथ इसका ग्राफ कभी बनाऊं तो समझना आर नॉट दूरी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है बेटे। बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? जैसे जैसे आप मेरे बच्चे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे बेटे, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे बेटे, वो पार्टिकल वापस आना चाहता है। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, अभी भी नेगेटिव है मगर बढ़ रही है और अट्रैक्शन शो हो रहा है। आपने डिस्टेंसेस को कम कर दिया, अब वो वापस अपनी जगह पे जाना चाहते हैं, यानी रिपल्शन शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है लेकिन पॉजिटिव है इस कंडीशन में, और रिपल्शन हो रहा है। बेटे कभी कभार स्कूल के पेपर में 1 नंबर या 2 नंबर का आपसे यह ग्राफ जरूर पूछ लेता है। आज का जो ये लेक्चर है, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, आप चाहे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, आप चाहे नीट में पढ़ रहे हैं, चाहे जेई में पढ़ रहे हैं, चाहे स्टेट बोर्ड के हैं आप, इसके बाद आपको सॉलिड्स के लिए कुछ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट तक आपको बस इसको देखना है। और इसी तरीके से अगले कुछ दिनों में, क्योंकि आपके फाइनल्स करीब है, मैं आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट जरूर करना रहेगा। मोटिवेशन तो भैया वहीं से आता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा सर ये है स्प्रिंग बॉल मॉडल। समझ में आया कि नहीं? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी सर। सर ध्यान से देखिएगा, जहां से चैप्टर की असली शुरुआत होती है, 2 शब्दावली है, 2 टर्मिनोलॉजीज है, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन बेटे। सर ये स्ट्रेस क्या होता है? सर ये स्ट्रेन क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं बच्चे। अक्सर कभी कभार टीचर्स जब लिखते हैं
या बुक्स जब लिखती है तो वहां कुछ और लिखती है। ध्यान से देखना, कितनी ही किताबों में मैंने ये देखा है, वो कहते हैं सर एक बॉडी के ऊपर, जैसे कोई भी एक रॉड है, उसके ऊपर आप एफ फोर्स लगा लो। तो हमने कहा ठीक है भैया। तो वो कहेगा सर एफ फोर्स लगाने के बाद अब जो स्ट्रेस आएगा बेटे, वो आएगा फोर्स अप्लाइड ओवर एरिया। समझ आया कि नहीं आया? मगर मैं आपको बताऊं मेरे भाई, ये आपका गलत हो जाता है। देखिए, आपके सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं। आपके सिलेबस में यह सही इसलिए होता है क्योंकि आपके सिलेबस में आपका जहां जहां आप पढ़ेंगे अप्लाइड फोर्स और जो जो मैंने लिखा है, जो बताने वाला हूं, यह बराबर होता है। मगर यह 99% केसेस में सही है, कभी कभी यह सही नहीं होता है। तो इसीलिए कभी भी अगर ऐसा कुछ देखने को मिले मेरे भाई, तो आप बिल्कुल भी हाथ नहीं मारेंगे इसमें। ठीक मेरे बच्चे, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चे? मैंने कहा ठीक है सर तो आपने बोला सर स्ट्रेस बराबर क्या होता है? देखो, जैसे ही बेटे मैं इसके ऊपर कुछ एफ फोर्स लगाऊंगा, इस बॉडी के अंदर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, एक अंदरूनी फोर्स। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे भाई परसों तेरा पीटीएम है। अब हो सकता है कि तुझे इस बात से इतनी फर्क या इतनी परवाह ना पड़ी हो कि परसों तेरा पीटीएम है, लेकिन जैसे ही तूने दिमाग में सोचना शुरू किया, तुझे समझ आया भैया पेपर तो बहुत बेकार गए थे, मार्क्स तो बेकार आएंगे। अब मार्क्स बेकार आएंगे तो भैया पापा क्या बोलेंगे, अब तो मार पड़ेगी। उस मार की वजह से अंदरूनी स्ट्रेस पैदा हो गया। इस बात का इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट रियल लाइफ। भैया फिजिक्स पढ़ रहे हो, खुद से रिलेट कर लो, चीजें आसानी से प्यार से समझ आने लगेगी। चले भैया, हमने कहा सर आप एफ फोर्स लगाएंगे सर एक अंदर को इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती है। बस इक्विलिब्रियम है भैया ये, और ये बराबर है, तो इसीलिए किताबें ये लिख देती है, जबकि असली में आप कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स बटे एरिया। अब एरिया उस पूरे रॉड का एरिया मत ले लेना भाई, ये एरिया वो एरिया है जहां पर ये फोर्स लग रहा है। समझे भैया? तो सर द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। बेटे 3 तरीके के स्ट्रेस होते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। जैसे पहला आपका टेंसाइल स्ट्रेस, इसी को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। जैसे दूसरा आपका कंप्रेशनल स्ट्रेस, जैसे तीसरा आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस। बेटे इसमें बड़े मजे आते हैं, ये हम पढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग तरीके के ये 3 स्ट्रेस मुझे पढ़ने पड़ते हैं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। यहां तक अच्छा फील हो रहा है? आसान है ना चैप्टर? पूरा चैप्टर आसान लगेगा बेटे। नया कॉन्सेप्ट है मेरे पास बच्चे, दैट इज स्ट्रेन। सर स्ट्रेन क्या होता है सर? मैं आपको समझाता हूं बेटे, ध्यान से देखना बच्चे। स्ट्रेन जो है ना, वो कह रहा है बेटे चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। बच्चे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ मुझको, ध्यान से देखना बेटे। अगर मैं किसी रॉड पे, अगर मैं किसी भी रॉड पे बेटे, किसी भी रॉड पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं बच्चे, तो उसका कुछ लेंथ बढ़ेगा मेरे भाई। एफ फोर्स लगा, कुछ डेल्टा एल लेंथ बढ़ेगा बेटे। तो ये जो लेंथ बढ़ा मेरे भाई, ये जो डेल्टा एल लेंथ बढ़ गया बेटे, दिस अपॉन दिस ओरिजिनल लेंथ जो ये है, इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं बेटे। समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रेन बोले तो इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ बेटे। समझ आया कि नहीं आया? अलग अलग तरीके से 3 तरीके के स्ट्रेन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना? आप अच्छे से आपको समझ आएगा। मगर फिलहाल ये देख लो कि सर एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और एक होता है शियर स्ट्रेन। ये क्या होता है ये मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं बेटे, मजे आएंगे, डोंट वरी। अब गौर से देखो बच्चे, एक नया टर्म है इलास्टिक लिमिट। कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसे डायलॉग अक्सर आपने सुने होंगे कि भाई मेरे सब्र का बांध मत तोड़, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है,
मुझे इतना भी परेशान मत कर कि मैं हाथ उठा दूं तेरे ऊपर। वो सास बहू की सीरियल में देखते हो ना भाई। तो बेटे याद रख, यहां पर ये एक टर्म वही से रिलेटेड है। मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, मैं फोर्स लगाए जा रहा हूं किसी चीज के ऊपर, लगाते 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 फिर मैंने फोर्स छोड़ दिया, वापस अपनी जगह पे आ गए। फिर फोर्स लगाया, छोड़ दिया, वापस अपनी जगह पे आ गए। एक ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस है बेटे कि अगर उससे ज्यादा फोर्स लगा तो बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में नहीं आ पाएगा। इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। जैसे कि दो दोस्त है बेटे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनमें से किसी एक ने मजाक की हद पार कर दी, वो परिवार वालों के ऊपर चला गया, तो दूसरे दोस्त ने ये उठा के थप्पड़ मार दिया, मानी बांध टूट गया ना भाई। So the maximum stress within which the body completely regains its original size and shape after the removal of deforming force, इसी को अपन इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अब यही तो कह रहा है, देखो ओवर स्ट्रेंड क्या है। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बेटे, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स इस इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर जाएगा तो बॉडी वापस अपनी जगह पे नहीं आ पाएगी, यानी बॉडी के अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, और इसी को बोलते हैं बॉडी इज ओवर स्ट्रेन्ड। आप मेटल बोलो, वायर बोल लो, कुछ बॉडी बोल लो, ओवर स्ट्रेन्ड हो गई। समझे भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आगे आएगा भैया हुक्स लॉ। हो सकता है एक नंबर का आपके पेपर में आपसे पूछ ले बेटे, हुक्स लॉ होता क्या है बेटे। ये जो हुक्स लॉ है बेटे, इट स्टेट्स दैट, ये क्या बोलता है, कहता है सर किसी भी वायर के ऊपर आप फोर्स लगा दीजिए, फोर्स बोले तो लोड, तो वो वायर खींचेगा, खींचेगा बोले तो एक्सटेंशन। तो हुक्स ने बोला कि सर लोड 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 this extension produced in a wire is directly proportional to load applied. जितना ज्यादा वजन नीचे उसकी वायर के नीचे बांधोगे उतना ज्यादा वो स्ट्रेच होगा। मगर बाद में हुक्स को पता चला कि कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसका मुझे बदलाव करना पड़ेगा, तो हुक्स ने कहा सर विद इन इलास्टिक लिमिट, मानी तब तक जब तक बॉडी के ऊपर अगर फोर्स हटा दे तो वापस अपनी जगह पर आ सकता है। So within elastic limit, the stress is directly proportional to the strain बेटे। तो हुक्स कह रहा है within elastic limit, stress is directly proportional to strain मेरे बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना बोलो यार। तो ऐसे कंडीशन में देखो बेटे, लोड बढ़ाते जाओ, एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा। फिर इसने बिल्कुल यहां पर साफ कर दिया कि ये तभी पॉसिबल है अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर की बात कर रहे हो भैया। आप इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर देंगे तो हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। फिर तो हुक्स ने कहा सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बेटे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हम क्या लगाएंगे, कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो स्ट्रेस को जब स्ट्रेन से डिवाइड किया बेटे तो एक कांस्टेंट के बराबर आया। हमको पता चला कि यार ये कांस्टेंट हमको बहुत कुछ बताता है, इसी को बोलते हैं बेटे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यही कांस्टेंट हमको बताएगा कौन सा बॉडी कितना ज्यादा इलास्टिक है तो कौन सा बॉडी कितना ज्यादा प्लास्टिक है बेटे। ये था हुक्स लॉ वाली कहानी। बच्चे समझ आ रही है ना भैया? कमेंट करके बताना जरूर है। जहां पर तुमको फील हो कि सर बोर हो गए, वहां पर लेक्चर को रोक देना, थोड़ा सा वॉक कर लेना, फिर आ जाना मेरे भाई, क्योंकि थियोरेटिकल है अभी। अब शुरू होता है थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट। बच्चे ध्यान से देखना। बच्चे मैंने आपको कहा था ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये भी तीन तरीके का होता है। अभी तक आपने पढ़ा सर तीन स्ट्रेस होते हैं, फिर तीन स्ट्रेन होते हैं, तो सर तीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होती है भैया। क्या मेरी बात समझ में आ गई भाई? तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, जिसमें पहला आता है यंग्स। हम वाई बोलो गामा बोल लो, हम तो वाई बोल देते, वाई से डिनोट करते हैं बेटे। इसका मतलब क्या है भाई? देख, अगर ये तेरी एक वायर है भैया, आपने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा मेरे भाई, तो इस फोर्स ने इस वायर का लेंथ चेंज कर दिया। अगर एक्चुअल में देखोगे मेरे भाई तो एक्चुअल लेंथ इसका एल है बच्चे, एक्चुअल लेंथ इसका एल है मेरे भाई, ठीक है ना भैया?
आपने जैसे ही फोर्स लगाया उसने इसका लेंथ चेंज कर दिया, हमने कहा ओके, डेल्टा एल बढ़ गया। तो यंग्स मॉडुलस क्या कह रहा है कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, मानी ये परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, बोले तो डेल्टा एल बटे एल, ये है मेरा यंग्स मॉडुलस। सर एल को ऊपर भेज दो सर, तो एफ एल बटे ए इंटू डेल्टा एल हो गया। इस कंडीशन में एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो आप ये भी लिख सकते हो एफ बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई डेल्टा एल। इसका यूनिट क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा बच्चे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आई कैन से पास्कल, पास्कल बेटे, रास्कल नहीं भाई, रास्कल नहीं, पास्कल, ठीक है ना। तो ये हो गया ml-1 t-2। ठीक बच्चे, ये था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं दिखा अभी तक। बेटे मेरी बात सुन, इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद बस एक और वीडियो तूने देखनी है जिसके अंदर मैं सॉलिड्स के सारे सवाल, माने थियरी, माने कॉन्सेप्चुअल, माने शॉर्ट, माने लॉन्ग, माने क्वेश्चन वाले, सब करा दूंगा बेटे। उसके बाद तो तेरा ये सॉलिड बिल्कुल पैक हो गया, तुझे फिर कुछ उठाने की जरूरत नहीं। मुझे एक बार बता कि जब तू ऑफलाइन में भी पढ़ रहा था तो क्या इस तरीके से पढ़ रहा था? अगर हां तो इसका मतलब हम सही ट्रैक पर है, और अगर इससे खराब तरीके से पढ़ रहा था तो और सही ट्रैक पर है। ठीक है ना भाई, चल आगे बढ़ते, ध्यान से देख बेटे। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटे ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ध्यान से देख मेरे भाई। मैंने तुझको एक चीज बोली भाई कि मेरे पास कोई आपका ऑब्जेक्ट है, बॉडी है कोई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया मेरे भाई, जहां पहले इसका वॉल्यूम V था बेटे, अब इसका वॉल्यूम डेल्टा V कम हो गया, मानी अब जो रह गया वो V माइनस डेल्टा V रह गया। तो असल में अगर मैं आपको बताऊं मेरे भाई, तो ये जो बल्क मॉडुलस है बेटे, इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बेटे बल्क मॉडुलस क्या कहता है कि जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, ये फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बोले तो भैया फोर्स बटे एरिया तो स्ट्रेस हो गया, डेल्टा वी अपॉन वी तो स्ट्रेन हो गया, मगर आगे माइनस लगा है भाई। इसका क्या मतलब है, माइनस का मतलब है बेटे कि मेरा जो वॉल्यूम है वो घट रहा है विद इंक्रीज इन स्ट्रेस। whenever I am stress increase, the more the stress is there, more is the decrease in the volume। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है बेटे, मानी फोर्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे वॉल्यूम घट रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, V गया ऊपर तो ये बना माइनस एफ वी ओवर ए डेल्टा वी, समझ गए बेटे। अब F बाय ए तो तेरा प्रेशर है मेरे भाई, यस सर, इंटू V अपॉन डेल्टा वी, आई बात समझ। तो ये हुआ तेरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटे यूनिट इसका भी वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी वही है, लेकिन यहां पर एक नया टर्म पढ़ेंगे, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। बेटे सर ये कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है सर? बेटे जो कंप्रेसिबिलिटी है ना, ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है बच्चे। क्या आप लोग को समझ में आ गया बेटे? तो जो कंप्रेसिबिलिटी है बच्चे, ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है बेटे, आई बात समझ। इसका यूनिट क्या होता है बच्चे, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मानी उल्टा हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला भी m-1 L/T2। बेटे यहां पर तुझको कितना मजा क्यों आएगा, क्योंकि जब हम लाइव सेक्शन लेते हैं तो बहुत सारी बातचीत होती है, बहुत सारा समय वेस्ट होता है, मगर यहां पर क्या है, सिर्फ तू और मैं। इस वीडियो को डाउनलोड कर ले और बता, फिर इसको पूरा देख ले और बता, बात समझ आई कि नहीं आई, तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आसपास भाई। जब हम लेक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो किसी भी हालत में इधर उधर से कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आज तू ये वन शॉट कर रहा है, इसकी अगली वीडियो जब तक तू ये कंप्लीट कर रहा होगा, इसके क्वेश्चन की वीडियो तेरे पास आ चुकी होगी। किसी भी हालत में बस ये शपथ ले ले कि चाहे जो भी हो जाए, ये दोनों वीडियोस कंप्लीट करके अगले चैप्टर पे बढ़ूंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देख, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेटे, ये क्या होता है? मैंने कहा था ना, वहां पर तीन तरीके का स्ट्रेस है। आप देखो, आपने पढ़ नहीं लिया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, आपने पढ़ लिया सर। देखिए वहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिखा था या नॉर्मल स्ट्रेस, एक ही बात है ना भाई। एक ऐसा स्ट्रेस जिसने वो वॉल्यूम चेंज करा, ठीक है ना भाई, या कंप्रेशनल स्ट्रेस जिसने उसको कंप्रेस किया मेरे भाई। अगला तेरा मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अक्सर मुझको ये मिलता है पेपर में। इसको बोलते हैं बच्चे ईटा। क्या बोलते हैं बेटे इसको? ईटा बोलते हैं। ईटा, पत्थर वाला ईटा नहीं, ईटा फिजिक्स वाला ईटा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटे? फिजिक्स वाला ईटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे हाय ना बोले यार, अरे हाय ना बोले यार। जी सर, बात तो सही है सर आपकी। चलो बच्चे, अगर हम ध्यान से देखते हैं बेटे, आप गौर से देखना बेटे, मैंने कहा एक किताब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटे? किताब ले लेते हैं। नीचे से उसका सरफेस फिक्स्ड है बेटे, ऊपर से मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो ऊपर के पन्ने क्या होंगे? ऐसे डिस्प्लेस हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी पन्ने बड़े हो जाएंगे, पेजेस बड़े थोड़ी ना हो जाएंगे, ऐसे डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो मुझको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी यही कह रहा है कि जो तूने टेंजेंशियल फोर्स लगाया बटे इस सरफेस का जो एरिया है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो उसको बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। और जो तेरा यहां से डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरे भाई, डेल्टा एल अपॉन इसका जो ओरिजिनल लेंथ है मेरे भाई, अपॉन इसका जो ओरिजिनल लेंथ है मेरे भाई, वो तेरा टेंजेंशियल स्ट्रेन बोले तो शियर स्ट्रेन हो गया। आई बात समझ? तो ध्यान से देख बच्चे, ईटा क्या हुआ बेटे? टेंजेंशियल स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन। क्या हुआ बेटे? टेंजेंशियल स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, ये जो तू कहेगा तो कैसे कहेगा बेटे? यहां से मैं एक चीज तुझको और बोलता हूं, ध्यान से देख। टेन थीटा जो है वो डेल्टा एल बाय एल है बेटे। असल में इसी को बोल रहा हूं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, ध्यान से देख, ये बहुत छोटा होता है। तुझको मैंने फिगर में बड़ा दिखाया है, मगर ये बहुत छोटा होता है। इसीलिए टेन थीटा बोल ले या थीटा बोल ले, एक ही बात है। समझ आया कि नहीं है? तो मैंने कहा ईटा बराबर मेरे भाई, ईटा बराबर बच्चे टेंजेंशियल स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन। आई बात समझ? तो मैंने कहा सर एफ बटे ए तो स्ट्रेस हो गया, अपॉन थीटा बटे वन। वन गया ऊपर, थीटा गया यहां पे। इस थीटा की जगह मैंने क्या लिखा मेरे भाई? अगर तू इसको आगे देखेगा तो ये तुझको क्या मिलेगा? गौर से देख, एक सेकेंड, गौर से देख बेटे, इसको गौर से देख। अगर तुझको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं तुझको बता रहा हूं दोबारा से, ध्यान से देख। मैंने कहा एफ बटे ए अपॉन थीटा बटे वन हो जाएगा। वन जाएगा इधर, थीटा जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा एफ बटे ए इंटू थीटा। इसको और देख ले आगे, अब क्या बनने वाला है? ये एफ बटे ए और थीटा की जगह मेरे भाई डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा, जिसको तू फर्दर देखेगा तो एफ एल बटे ए इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। एफ एल बटे ए इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है मेरे भाई? तो एफ एल बटे ए इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। अरे हाय ना बोल बेटे, क्या यहां तक समझ आ गया बेटे? यस सर। अच्छा ध्यान से देख, ये तेरा शियर स्ट्रेन है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है या शियर मॉडुलस है। एक छोटी सी लाइन लिखी है मैंने यहां पर कि सर ईटा ऑफ अ मटेरियल इज स्मॉलर देन यंग्स मॉडुलस। कारण ध्यान से देख भाई, कह रहा सर हमको कोई लेयर को स्लाइड कराना आसान है इन कंपैरिजन टू भाई किसी चीज को खींचना या उसको आपस में स्क्वीज करना।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखो, इट इज इजियर टू स्लाइड लेयर्स ऑफ एटम्स ऑफ सॉलिड्स ओवर वन अनदर देन टू पुल देम अपार्ट और टू स्क्वीज देम क्लोजली टुगेदर। सुन मेरी बात भाई, तुझे इसको सिर्फ आपको स्लाइड ही तो करना है। तो कह रहा है ये आसान है सॉलिड्स में, लेकिन सॉलिड्स में भाई पार्टिकल्स को पुल करना या उसको स्क्वीज करना मुश्किल है। तो कह रहा है सर कि ईटा किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस से कम होता है। ये एक सवाल कॉन्सेप्चुअल बेस पे आपसे पूछ सकता है, मैंने यहां डाल दिया बेटे। यहां तक आ गया समझ में? चलिए सर आगे बढ़ेंगे। सर कुछ टर्म्स है मेरे पास, जैसे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बेटे, जैसे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। बच्चे ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है क्या बेटे? मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है बेटे? तो मैंने बोला सर द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट बाय अ बॉडी ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मानी मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, वो फोर्स को रिमूव करा, वो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में तो आ गया, लेकिन हुआ ये कि उसमें आया कुछ डिले, और असल में इसी को कहते हैं बेटे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटे? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। आगे देखते हैं बच्चे, इलास्टिक फटीग क्या होता है? फटीग नाम से समझ में आ रहा है थकावट, थकान। तो ये क्या बोल रहा है बेटे? लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल caused due to repeated alternating strains to which the material is subjected। आप क्या कर रहे हैं, रबर को बार बार खींच रहे छोड़ रहे हैं, बार बार खींच रहे छोड़ रहे हैं, या वायर को आपने बार बार खींच के छोड़ा, तो एक टाइम बाद वो वायर टूट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब थकावट हो गई, अब वो इलास्टिक स्ट्रेंथ को खो दिया। इसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग बेटे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपके स्कूल के अंदर 3 नंबर का यह सवाल अगर नहीं आया तो स्कूल टीचर बदल दो, ठीक है? देखो भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर बेटे। एक कोई भी मेटेलिक वायर है और मैं उसके लिए एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहा हूं मेरे भाई। ध्यान से देख बच्चे, ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। हो बहुत स्ट्रेस है लाइफ में भाई, बहुत स्ट्रेस है। देख क्या है बच्चे, वायर ओरिजिनल पोजीशन से शुरुआत हो रही है, जैसे जैसे तू स्ट्रेन बढ़ा रहा है बेटे, सॉरी जैसे जैसे तू स्ट्रेस बढ़ा रहा है बेटे, वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। ये मुझको किसने बोला था? ये मुझको हुक्स अंकल ने बोला था। किसने? हुक्स अंकल ने। हुक्स अंकल ने बोला था सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, जहां तक प्रोपोर्शनल है बेटे, उसको मैंने लिख दिया प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या लिख दिया भैया? प्रोपोर्शनल लिमिट। अच्छा सुन मेरी बात, इस ए के बाद मैंने स्ट्रेस बढ़ाया, देखो इस ए पे अगर मैं बॉडी को छोड़ दूंगा तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर तो अभी भी ये इलास्टिक बिहेवियर है भैया। इलास्टिक बिहेवियर के बारे में पता है मुझको? अरे है ना, बोलिए। इलास्टिक बिहेवियर के बारे में पता है मुझको? यस सर। क्यों नहीं पता सर? बिल्कुल पता है सर, इलास्टिक बिहेवियर। ठीक बच्चे? यस सर, आपकी बात ठीक है सर। अब सुन मेरी बात, मैंने फिर क्या किया, थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ाया, अभी भी वापस बॉडी को छोड़ा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। बेटे बी पॉइंट पे जब छोड़ा तो आ गया, लेकिन बी पॉइंट के बाद जैसे ही हल्का सा स्ट्रेस और बढ़ाया, वापस नहीं आ पा रहा है। तो मेरे भाई ये जो बी पॉइंट है ना भैया, इसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। इस बी पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चे? इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बी पॉइंट को क्या बोल रहा हूं बेटे? इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। अरे है ना, बोल यार। बिल्कुल ठीक है सर। सर मैंने क्या किया सर, इसके बाद मैं थोड़ा सा और स्ट्रेस बढ़ाया, सी पॉइंट पे पहुंच गया बेटे। सी पॉइंट पे मेरे मन ने किया कि भाई ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दो भैया। हमने कहा हटा देते हैं। जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, भाई कुछ अजूबा हुआ, बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया, बॉडी अब की बार ओ डैश पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है बेटे? ओ डैश पे आ रहा है। सर ये मेरा जो ओ डैश है ना भाई, इसको बोलते हैं कि भाई बॉडी के अंदर अब ये ओ डैश, मानी बॉडी के अंदर कुछ परमानेंट सेट आ गया। बॉडी के अंदर क्या आ गया बेटे? कुछ परमानेंट सेट आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बॉडी के अंदर कुछ परमानेंट सेट आ गया बेटे। ये लेस देन 1% होता है,
आप ध्यान से देखिए, सी के बाद बेटे मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, लेकिन स्ट्रेन तो भाई साहब बहुत ज्यादा हो रहा है। हल्का सा फोर्स बढ़ा दो भाई साहब, बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, बहुत ज्यादा लंबा खींच रहा है बेटे, यानी प्लास्टिक बिहेवियर में बॉडी जा चुकी है बेटे। और अब डी के बाद देखो क्या हो रहा है बच्चे, मैंने फोर्स को कम करना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो भाई साहब स्ट्रेच हो रहा है। फोर्स छोड़ दिया भाई, लेकिन वो स्ट्रेच हो रहा है, माने यहां तक बस उसकी घड़ा भर चुका था। इसके बाद अब इसके बाद अगर ये कह भी देगा ना भाई कि हे भगवान आज छोड़ दे, मैं अब इसके बाद कोई पाप नहीं करूंगा, तो भगवान कहेंगे भैया इसके बाद तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, तू आ जा मेरे पास, नर्क में तेरे को जाना पड़ेगा। कारण कारण भैया ये मैक्सिमम स्ट्रेस अचीव कर चुका है भैया, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बोले तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसके बाद भाई इसके पास ऑप्शन नहीं है। इसके बाद स्ट्रेस कम भी करेगा ना भैया तो ये टूट जाएगा भाई, और जहां टूट रहा है ना इसको बोलते हैं भैया ब्रेकिंग पॉइंट, और आई कैन से फ्रैक्चर पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाय ना बोल यार। तो इसीलिए भैया महीने के आसपास का समय होगा तुम्हारे पास जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना, उससे पहले देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महीने के आसपास की समय में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अपने घड़े को इतना मत भरना कि पेपर से एक दिन पहले हमको ऐसा फील हो रहा हो कि हे भगवान इस पेपर में पास करा दे, 12वीं में मैं अपनी जी जान लगा दूंगा और मैं सब कुछ कर लूंगा, क्योंकि अक्सर होता है ऐसा ही है, लेकिन होने नहीं देंगे क्योंकि भैया हम हैं ना साथ में आपके। ठीक है भैया, आगे बढ़ते। तो सर 3 नंबर का सवाल, सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व 3 नंबर का बेटे, रट लो इसको अच्छे से। रटना क्या है भाई, बड़ा आसान चीज है यार, 3 बार बना लोगे याद हो जाएगा भैया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बिहाम पे सर मैंने 3-4 ग्राफ पढ़ने हैं सर पहला मुझे डक्टाइल मटेरियल पढ़ना है। सर ये डक्टाइल मटेरियल क्या होता है सर ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होता है। बोले तो भैया आप इसको खींचते रहो, इलास्टिक लिमिट के बाद भी खींचते रहो, टूटने का नाम ही नहीं ले रहे, ढीठ लोग है भाई बिल्कुल ही। तो भैया इसका वेरी लार्ज प्लास्टिक रेंज एक्सटेंशन, अरे है ना बोल यार, यानी हम बोलते नहीं है दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, हा कि ना। इसको बोलेंगे भैया कि इसका जो इलास्टिक लिमिट है और ब्रेकिंग पॉइंट है बहुत दूर है, मानी आप इलास्टिक लिमिट के बाद भी स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, सोच रहे टूट जाएगा, बोला भैया बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, सब ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके भाव जो है ना आज के टाइम पे आसमान छू रहे हैं। हाँ कि ना बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए भैया आगे बढ़ेंगे सर अगला मटेरियल सर ब्रिटल मटेरियल सर। अरे सर बचपन की याद दिला दी आपने, तो बचपन के साइंस में यही पढ़ाते थे ना आपको। सर ये वो मटेरियल्स है सर जिनका स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन है, मानी सर जैसे ही ये इलास्टिक लिमिट पे आ जाएंगे सर, उसके बाद आप हल्का फोर्स लगा देंगे ये टूट जाएंगे। इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट इनका बड़े करीब करीब है, जैसे कास्ट आयरन, जैसे ग्लास, जैसे सिरामिक्स। यदि नहीं पता कि ये क्या होता है तो भैया अगर गूगल पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चला सकते हो तो इनके फिगर्स भी सर्च कर सकते हो, कर लो भैया, हाँ कि ना। चलिए तो कह रहा है सर ब्रेकिंग पॉइंट लाइज जस्ट क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट, जस्ट क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। आप अगले बात पे चलेंगे भैया, मलियाबिलिटी, ओहो सॉरी मेलियाबिलिटी, ठीक है ना। जब सॉलिड को हम कंप्रेस करते हैं बेटे तो एक ऐसा स्टेज पहुंचता है जिसके बाद ये कभी भी अपने ओरिजिनल शेप को रिकवर नहीं कर पाएगा, चाहे आप डिफॉर्मिंग फोर्स ही क्यों ना लगा दे। और इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट ऑफ कंप्रेशन। ये देखिएगा, इसी को बोलेंगे बच्चे इलास्टिक लिमिट ऑफ कंप्रेशन बेटे। इसको क्या बोलेंगे बेटे? इलास्टिक लिमिट ऑफ कंप्रेशन मेरे भाई। ठीक बच्चे, बात समझ में आ गई। इस पॉइंट के बाद बेटे सॉलिड अब मेरा प्लास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, समझ में आया कि नहीं है? और यहां पर क्या लिखा है? द यील्ड पॉइंट बी डैश ऑब्टेन अंडर कंप्रेशन इज कॉल्ड क्रशिंग पॉइंट। क्रशिंग पॉइंट के बाद मेरे भाई दिस स्टेज मेटल्स आर सेड टू बी मेलिएबल, यानी दे कैन बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, लेड एटसेट्रा। ये सब बचपन की चीजें हैं, आपको पता है भाई, मुझसे ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं, हाँ कि ना। चलिए सर एक और ग्राफ है सर इलास्टोमर। सर ये इलास्टोमर्स क्या होता है सर द मटेरियल्स विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड टू लार्ज वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन
आर कॉल्ड इलास्टोमर्स, वे मटेरियल्स जिनको हम इलास्टिकली स्ट्रेच कर सकते हैं टू लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। जैसे रबर, भैया आप उसको खींचते रहो, वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर खींचो फिर आ जाएगा, फिर खींचो फिर आ जाएगा, लेकिन कब टूट जाएगा ये आपको नहीं पता। इसका मतलब नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन, रबर जस्ट ब्रेक्स व्हेन पुल्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। बेटे समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं आपको बोलूं तो यंग्स मॉडुलस रबर का बहुत स्मॉल होता है और ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। बेटे समझ में आया कि नहीं आया? आगे इसका एक और एग्जांपल है इलास्टिक टिश्यू ऑफ आयोटा। भैया जो ह्यूमन शरीर के अंदर होता है, एक बड़ा ब्लड वेसल होता है जो हार्ट से ब्लड ले जाने का काम करता है, वो भी इलास्टोमर होता है बेटे, और ये इसका ग्राफ होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल यार। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं सर। सर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, पूरी उम्मीद है कि आपका टीचर इसको भी 2 या 3 नंबर में डेरिवेशन के फॉर्म में आपको दे दे बेटे। होगा क्या बच्चे, इक्विलिब्रियम में मेरे पास एक वायर है बेटे, उसके ऊपर भाई कोई भी अंडर, क्योंकि आपने कोई फोर्स वैसा लगाया नहीं है तो रिस्टर्नल इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स 0 है। भैया सांप को छेड़ोगे नहीं तो काटेगा नहीं, छेड़ोगे ना भैया तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तो भैया आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे इस फोर्स को बढ़ा रहे हैं बेटे, वैसे वैसे इसमें एक्सटेंशन बढ़ रहा है। मानी ये वेरिएबल फोर्स है भैया, अब वेरिएबल फोर्स है तो एवरेज लेना पड़ेगा। तो सर हमने कहा कि सर ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ इंटरनल फोर्सेस इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू एफ, और इस 0 से एफ तक का जो एवरेज होगा मेरे भाई वो 0 प्लस एफ बाई 2 हो जाएगा। अरे है ना बोलिए। तो भैया नीचे फोर्स लग रहा है, नीचे एक्सटेंशन हो रही है, तो वर्क डन तो होगा। वर्क डन बोले तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हा कि ना, मानी एफ एवरेज इंटू डेल्टा एल, क्योंकि हम बताए थे कि भैया फोर्स की जगह इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लिखना है। बात समझ में आ रही? सर एवरेज तो मेरा एफ बाई 2 है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर। सर एवरेज तो मेरा एफ बाई 2 है सर। हमने कहा ठीक बात है सर। सर उसको डेल्टा एल से मल्टीप्लाई कर दो सर। सर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? डेल्टा एल से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा ये जो वर्क डन होता है ना, यही आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। बोले तो हाफ एफ डेल्टा एल, ये आपका यू बन गया बेटे। क्या बन गया बच्चे? यू बन गया। ये आपका क्या बन गया बेटे? यही आपका यू बन गया बेटे। तो u बराबर क्या हो जाएगा? हाफ। देखिए f तो है ही है, डेल्टा एल तो है ही है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एल। अगर आपको कभी यहां पर सेल्फ स्टडी करते टाइम घबराना हो तो आप लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एल। एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बेटे। सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, जैसे ही मैंने इसको a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और l से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो मेरा ये f बाय ए बन गया, ये डेल्टा l बाय एल बन गया। अभी तक पढ़ते पढ़ते इतना समझ आ गया कि f बाय ए स्ट्रेस होता है, डेल्टा l बाय एल स्ट्रेन होता है, और एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया मेरे पास। जी बिल्कुल सही बात है सर। वो आपसे पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम स्मॉल यू बोल रहे हैं, तो बस वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, यानी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक बच्चे? अच्छा एक बात और बता दो बेटे, क्या मेरा जो स्ट्रेस है बेटे, क्या मेरा स्ट्रेस जो है वो आपका यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन के बराबर नहीं है? हाँ है तो सर सही। सर ये तो है सर, आप सही कह रहे हैं सर। तो बस ये वैल्यू मेरी यहां पुट कर दी तो मेरे को ये बना हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। बेटे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूलाज लर्न कर लेना बिफोर योर क्वेश्चन वीडियो। प्लीज लर्न दीज फॉर्मूलाज ताकि आपको सब समझ आ जाए, आपको कोई तकलीफ ना आए बेटे। चले आगे बच्चे। हाँ जी सर चल सकते हैं सर। सर एक और कॉन्सेप्ट आएगा सर, पॉइजन्स रेशियो। चैप्टर की लास्ट टॉपिक पे आने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइजन्स के बाद बस आपका एक और टॉपिक है जिसके अंदर 3-4 एप्लीकेशंस है एंड वी विल बी डन विद द चैप्टर। मजे आ गए ना भाई? देखो सर पॉइजन्स रेशियो सर क्या बोल रहा है सर, कह रहा है सर विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन। अभी तक आप लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे थे, अब बोल रहे लेटरल साइड वाइज टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। भैया आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के वायर खींचेगा तो सही मगर यहां से भी दबेगा, हाँ कि ना भैया, लंबा हो जाएगा मगर पतला हो जाएगा। तो ये लैटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल बोले तो डेल्टा डी अपॉन डी, मगर कम हो रहा है तो नेगेटिव लग गया। लॉन्गिट्यूडनल बोले तो डेल्टा एल बाय एल।
कंफ्यूज मत होना, कुछ कुछ किताबों में तो सिग्मा को स्ट्रेस बोल देता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमने पॉइजन रेशियो का दिया है। तो सिग्मा हो जाएगा मेरे भाई -L इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू डेल्टा एल। भाई साहब रेशियो है सेम सेम चीजों का, तो कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि सर लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन अपोजिट सेंस में है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है बेटे। आई बात समझ? जी सर। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं सर। सर इलास्टिक हिस्टेरेसिस क्या होता है सर? ध्यान से देखो भैया, हमने पहले रबर को खींचा, ये रहा, फिर उसको छोड़ दिया तो ये रहा। वो कभी भी अपना ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस नहीं करता है बेटे। रबर लोड करते समय ऐसे गया, अनलोड करते समय ऐसे आया, मानी देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, और ये रहा वो एनर्जी का लॉस बेटे। देखो, द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज नोन एज इलास्टिक हिस्टेरेसिस। शेडेड रीजन बोले तो एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट ड्यूरिंग लोडिंग अनलोडिंग साइकिल बेटे। ये जो फिगर है ये हमको दिखा रहा है कि कैसे रबर सैंपल को मैंने पहले लोड किया फिर अनलोड किया। इंक्रीजिंग लोड के लिए उसने OAB रास्ता अपनाया, डिक्रीजिंग लोड के लिए उसने BCO रास्ता अपनाया। और याद रखना बेटे, जितना कम आप इस इलास्टिक हिस्टेरेसिस का एरिया लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए, क्योंकि उतना ही कम एनर्जी लॉस होगा। ठीक बेटे, क्या मेरी बात समझ में आ गई? लास्ट टॉपिक बच्चे, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी बेटे। इलास्टिसिटी की एप्लीकेशंस क्या है बेटे? गौर से सुनना बच्चे। कह रहा है सर, व्हाई इज एनी मेटेलिक पार्ट ऑफ अ मशीनरी नेवर सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड किसी भी मशीनरी पार्ट के ऊपर और स्ट्रेस क्यों नहीं लगाया जाता? कारण यह है बेटे कि अगर इलास्टिक लिमिट के बाद आप और स्ट्रेस लगाएंगे और अगर आपने वो फोर्स को हटा भी दिया तो उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा जो हमको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ठीक बेटे। दूसरा कह रहा है सर, इलास्टिसिटी की नॉलेज जो क्रेन में रस्सी यूज होती है उसके लिए कैसे यूज करी गई है? आप समझना बेटे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इलास्टिसिटी मतलब जो भाई रस्सी जो सेलेक्ट करनी है बेटे, वो बिहाफ वो किस बात पे डिपेंड करेगा बेटे? वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई मटेरियल का इलास्टिक लिमिट क्या है बच्चे और सेफ्टी फैक्टर क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक क्रेन को 10,000 किलो का वजन उठाना है तो उसका जो रस्सी हम चूज करेंगे उसका सेफ्टी फैक्टर 10 होना चाहिए। माने जो उसको उठाना है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10,000 किलो का मतलब 1,00,000 किलो। तो वो ऐसे बनाया जाएगा कि वो 1,00,000 किलो का वजन उठाने के लिए सक्षम हो बेटे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सो अ क्रेन having steel ropes required to lift 10 ton load, the rope safety factor is 10, it should not break even when a load of 10 की पावर 5 is applied to it। क्या मेरी बात समझ में आया? और बेटे एक अगर सिंगल वायर लगाएंगे ना तो ऐसा हो जाएगा कि भाई वो रिजिड बॉडी एक रॉड की तरह बिहेव करेगा, उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहेगी। तो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बेटे हम मल्टीपल बहुत सारी वायर्स लेते हैं और उनको एक साथ बांध देते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो एक सिंगल वायर कभी भी यूज नहीं कर सकते यहां पर। यह भी आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे तो टीचर पढ़ाते ही नहीं आजकल एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी, मगर अपने चैप्टर में है हम तो पढ़ाएंगे भाई। अगला है सर, अगर मुझे कोई ब्रिज डिजाइन करना है तो मैं कैसे डिजाइन करूंगा? बेटे ध्यान से देख, अगर कोई भी ब्रिज है उस पर अगर लोड लगेगा, जैसे ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है ना, या कोई लोड लगा दिया या बहुत सारे लोग उसके ऊपर खड़े हो गए, गाड़ी जा रही है, तो वो जो ब्रिज है ना वो बेंड हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बेंडिंग ना हो इसके लिए मैं क्या करूंगा? ये फॉर्मूला आपके पेपर में नहीं आएगा लेकिन हमने आपको समझाने के लिए लगाया है यहां पर कि भाई ये जो बेंडिंग है ना ये डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, कि उस ब्रिज की डेप्थ कितनी है और ब्रेड्थ पे भी, लेकिन ज्यादा फर्क डेप्थ से पड़ेगा क्योंकि डेप्थ की पावर 3 है बेटे। समझ में आया कि नहीं है? तो जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ा देंगे बेटे वैसे वैसे बेंडिंग कम हो जाएगी। तो सर सोल्यूशन मिल गया। सर मुझको अगर बेंडिंग कम करनी है सर डेप्थ बढ़ा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है बेटे कि अगर आप ज्यादा डीप बार जो होगा ना बेटे वो ट्रैफिक के वेट से वो जो है ना बेंड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम बकलिंग कहते हैं। देखो यहां पर मैंने दिखाया सीधा रॉड था, ये बेंड हो गया, ठीक है ना भैया?
तो हम इसके लिए हमारा बेटर चॉइस है कि हम एक आई शेप का बार बनाए, सो दैट इसके पास टेंडेंसी है, स्ट्रेंथ भी मिल गया, इसको बेंड भी नहीं होगा, और आसानी से जो हमारा हमको जितनी डेप्थ चाहिए थी वो डेप्थ भी मिल गई। ठीक बेटे, तो आप यहां से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको मजे आएंगे बेटे। लास्ट एप्लीकेशन, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सेकेंड लास्ट है। लास्ट में क्या है? द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन शेयर मॉडुलस ऑफ रॉक। देखिए नीचे भाई, देखिए माउंटेन्स क्या है? रॉक से बना हुआ है। तो ऊपर अगर हल्का सा फोर्स लगा टेंजेंशियल, तो भैया स्लाइडिंग की वजह से आप ध्यान से देखोगे तो कितना ज्यादा जो है ना, कितना ज्यादा जो है ना, मतलब उस रॉक का इलास्टिक लिमिट क्या है बेटे? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज में, अगर मैं देखता हूं तो हमने कहा चलो भैया हम एच रो जी वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आपको बता दो बेटे कि टिपिकल रॉक के लिए इलास्टिक लिमिट ये होता है और डेंसिटी ये होती है। जब हमने कैलकुलेट करा तो हमको मिला कि रफली 10,000 किलोमीटर तक बड़ा जो है ना, सॉरी 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर तक ऊंचाई वाला पहाड़ बन सकता है, जो कि रफली माउंट एवरेस्ट का हाइट है। इससे ज्यादा भैया अगर कोई खिसक गया तो भैया नीचे जो है ना फिर वो संभाल नहीं पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आगे लिखते हैं बेटा, अ होलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन अ सॉलिड मेड ऑफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ सेम मटेरियल। आप देखते हो भैया वो जो नट बोल्ट होते हैं या होलो पाइप होते हैं स्टेनलेस स्टील, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है देन मेड अप ऑफ सॉलिड, यानी पूरा भरा हुआ पूरा सॉलिड। कारण ये होता है बेटे, ये बहुत बार पेपर में पूछता है तो इसको जरूर लर्न कर लेना, क्योंकि जो टॉर्क मुझको होलो सिलेंडर को घुमाने के लिए चाहिए बेटे वो ज्यादा होगा देन इन कंपैरिजन टू द टॉर्क नेसेसरी टू ट्विस्ट अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास। अगर मुझको कोई सिलेंडर को ट्विस्ट करना है तो ज्यादा टॉर्क चाहिए होलो सिलेंडर के लिए इन कंपैरिजन टू सॉलिड सिलेंडर। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए जो इलेक्ट्रिक पोल्स बनते हैं बेटे वो होलो स्ट्रक्चर के होते हैं, ताकि उनको ट्विस्ट करने के लिए ज्यादा टॉर्क लगे इन कंपैरिजन टू सॉलिड। आई बात समझ में? भाई साहब लेस देन 1 आवर में हमने अगर देखा जाए तो टोटल कुल मिला के कुछ 27 पेजेस के अंदर आपका ये एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। एक कमेंट तो बनता है, 3 दोस्तों के साथ शेयर तो बनता है। भैया ये जो चैप्टर है मैं आपको बोलूंगा आप पढ़िए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मजे आएंगे आपको। चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अब क्वेश्चन वाली वीडियो लगाइए। मैं 2 प्लेलिस्ट बना रहा हूं, एक में वन शॉट, एक में क्वेश्चंस, मजे आएंगे आपको। बाकी मैंने आपको कह ही दिया, अगर आपको इसकी फाइल चाहिए तो आप जो है यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं बेटे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, यहां पर आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मजे आ गए भैया? मिलता हूं आपसे अगले वन शॉट में, विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तब तक के लिए बेटे ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।